Hello friends, my name is Akshata and I am excited to take you through today's topic on general pharmacology. So, in this session, we will explore that is the term receptor and how does it work. So, let's get started. What is receptor? रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर एक स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है या प्रोटेंशियस इन नेचर होता है जिससे हमारी ड्रग या कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी लिगैंड कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जब बाइंड होता है तब उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी यानी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है. So here is a definition like a receptor is a specific protein molecule found either on the surface of a cell or within the cell, which interacts with signaling molecules like hormones, neurotransmitters, or drugs. These signaling molecules, known as ligands, bind to receptor to trigger a physiological response in the cell. So here is one note that is every receptor is protein, but not every protein is receptor, which means जो कोई भी रिसेप्टर है वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है लेकिन जो प्रोटीन होता है हर प्रोटीन रिसेप्टर नहीं होता. रिसेप्टर प्रोटीनेशियस नेचर का होता है लेकिन हर प्रोटीन रिसेप्टर नहीं होता क्योंकि हर प्रोटीन पे वैसी बाइंडिंग साइट नहीं होती कि जिससे मॉलिक्यूल बाइंड हो जाए और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करे. So here we completed the definition of receptor. Next, before going to study about receptor or its types, we need to know some important concepts like what is affinity, efficacy, and intrinsic activity. So, what is affinity? Affinity क्या होती है कि जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है वो रिसेप्टर से कितना फर्मली बाइंड करता है, कितनी उसकी अट्रैक्शन है उसके टूवर्ड्स. So how firmly drug will bind to the receptor, that is binding capacity of receptor to a drug molecule. तो ये अफिनिटी होती है कि जिससे लाइक फॉर एग्जांपल दो ड्रग मॉलिक्यूल है उन्हें सेम साइड पे बाइंड करना है तो दोनों की तो अफिनिटी सेम नहीं होगी. कोई एक स्ट्रांग होगा जिसकी वजह से वो सबसे पहले जाके रिसेप्टर से बाइंड होगा और एक्शन शो करेगा. सो द नेक्स्ट इज इफिकसी. Efficacy is nothing but the ability of drug molecule to produce physiological effect once it binds to their target receptor. Efficacy means what the effect will be produced after binding to the receptor. Or intrinsic activity. Intrinsic activity is nothing but the ability of drug to activate a receptor and produce a biological response after binding. इंट्रिंसिक एक्टिविटी वही होती है कि जिससे जिस रिसेप्टर से ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड होता है उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करना यानी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए इनिशिएट करना वो होती है इंटेंसिव एक्टिविटी. सो ये तीनों टर्म है अफिनिटी इफिकसी इंट्रिंसिक एक्टिविटी. अफिनिटी मीन्स हाउ फॉर्मली बाइंड टू द रिसेप्टर. इफिकसी what maximum amount of response is produced, and intrinsic activity to activate the receptor so that they can produce the response. So our next slide is what about agonist, antagonist, partial agonist, inverse agonist. So जो अगोनिस्ट होता है वो सेम फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है. लाइक जैसे कि अभी हमारा हमें हाइपरटेंशन हुआ है तो हाइपरटेंशन के लिए हम ऐसी ड्रग मॉलिक्यूल लेंगे जिससे हमारा हाइपरटेंशन कम हो यानी ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो. सो अगोनिस्ट वही है जो सेम फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल की तरह जो मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर कम कराने के लिए वैसे ही अगोनिस्ट काम करता है. और एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या करता है उसकी खुद की तो कोई एक्शन नहीं होता लेकिन एंटागोनिस्ट अगोनिस्ट को रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देता. और पार्शियल अगोनिस्ट क्या होता है उसकी जो अफिनिटी है अगोनिस्ट से ज्यादा होती है पार्शियल अगोनिस्ट की क्योंकि वो क्या करता है अगोनिस्ट को भी बाइंड नहीं होने देता और खुद भी अच्छी तरह से बाइंड नहीं होता. पार्शियली बाइंड होता है किसी भी रिसेप्टर से यानी अगर एक रिसेप्टर है तो उसमें अगोनिस्ट नहीं जाएगा लेकिन पार्शियल अगोनिस्ट
थोड़ा सा वॉल्यूम, थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, जिस तरह से अगोनिस्ट भी बाइंड ना हो और उसका एक्शन भी नहीं आए और खुद का सब मैक्सिमल इफेक्ट आए, यानी अगोनिस्ट के एक्शन को रोकता है। ठीक है। और इनवर्स अगोनिस्ट क्या होता है? वो अगोनिस्ट के जैसे भी काम नहीं करता, एंटी अगोनिस्ट के जैसे भी काम नहीं करता, वो बल्कि क्या करता है, इनवर्स जो एक्शन है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, उसको इन्वर्स कर लेता है। लाइक मैंने बोला, जब हाइपरटेंशन होता है तो हमने हाइड्रोलाजिन ली, मिनॉक्सिडिन ली, तो उसमें क्या होता है, ये जो इनवर्स अगोनिस्ट है, अगोनिस्ट के जैसे तो काम नहीं करता, बीपी रिड्यूस नहीं करता, बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है, यानी जितनी नॉर्मल बीपी होनी चाहिए उससे भी कम कर देता है। तो ये होता है हमारा इनवर्स अगोनिस्ट। तो इस चार्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि जो अगोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट होता है, पार्शियल अगोनिस्ट होता है, इनवर्स अगोनिस्ट होता है, इनकी जो अफिनिटी होती है फुल अफिनिटी होती है। लेकिन जो इनवर्स अगोनिस्ट है, उसकी जो अफिनिटी है, सॉरी पार्शियल अगोनिस्ट जो है, पार्शियल अगोनिस्ट की अफिनिटी अगोनिस्ट से भी ज्यादा होती है। अगोनिस्ट की कंपैरिजन में पार्शियल अगोनिस्ट जल्दी ज्यादा बाइंड करता है रिसेप्टर से। सो एंड देयर इंट्रिंसिक एक्टिविटी, अगोनिस्ट क्या है, सेम एज अ फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल के जैसे रिएक्ट करता है, तो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 1 होगी। और एंटागोनिस्ट क्या करता है, खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता, खुद की कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन अगोनिस्ट के काम में रुकावट डालता है, इसकी उसका खुद का जो रिस्पॉन्स होता है वो जीरो होता है। और पार्शियल अगोनिस्ट, मैंने बोला कि पार्शियल अगोनिस्ट पार्शियली रिसेप्टर से बाइंड करता है, वो सिर्फ अगोनिस्ट को बाइंड होने से रोकता है, तो उसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी इन बिटवीन 0 to 1 है, यानी उसका जो इफेक्ट है सब मैक्सिमल इफेक्ट है, उसकी जो इफिकसी है वो क्या है, सब मैक्सिमल इफिकसी है। और इनवर्स अगोनिस्ट क्या करता है, -1, यानी अगोनिस्ट जितना रिस्पॉन्स दे रहा था उसका इनवर्स, उसका अपोजिट कर देगा, वो होता है इनवर्स अगोनिस्ट। तो उसकी भी अफिनिटी क्या होती है, फुल होती है, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी उसकी क्या होती है, माइनस होती है, और इफिकसी अपोजिट एक्शन। सो हमने अभी देखा कि रिसेप्टर क्या होता है, अगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट, पार्शियल अगोनिस्ट, इनवर्स अगोनिस्ट देखा। उसके बाद इफिकसी क्या होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, और अफिनिटी क्या होती है। तो अभी हम देखने चलते हैं कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर्स कितने टाइप के। सो हियर रिसेप्टर मेनली होते हैं 4 टाइप के। उनमें से कौन कौन से, पहला वाला होता है लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, दूसरा वाला होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, तीसरा वाला होता है इंजाइमेटिक रिसेप्टर। इंजाइमेटिक रिसेप्टर के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, एक टायरोसिन काइनेज और जैक्स्टर। और सबसे लास्ट में होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर, उसके भी 2 टाइप होते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर और न्यूक्लियस रिसेप्टर। तो ठीक है, हम पहला टाइप देखते हैं, लिगैंड गेटेड रिसेप्टर, लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। ये उसकी डायग्राम है। ठीक है, इसमें भी एक नोट है, मैं आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज, इट इज ऑल्सो नोन एज आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। आइनोट्रोपिक इसको क्यों बोला है, क्योंकि ये आयंस पे डिपेंड होता है, इसकी जो एक्टिविटी है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, वो आयंस पे डिपेंड होती है। सो इट हैज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, ये आप देख रहे हो यहाँ पे टॉप व्यू पे, अल्फा बीटा एंड गामा, ये टॉप व्यू है, ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। They consist of 3 main subunits like alpha, beta, gamma. Okay. If the drug or ligand bind with this subunit, it opens the ion channel, and once the ion flows through the cell in and out, leads to changes the cell's electrical state. Okay. अभी ये चैनल जो है ये ओपन हो चुका है, आयन चैनल, ये इसका टॉप व्यू है रिसेप्टर का। जब भी अल्फा बीटा गामा सब यूनिट पे कोई भी ड्रग, न्यूरोट्रांसमीटर, लिगैंड बाइंड करता है तो ये चैनल ओपन होता है। ये चैनल ओपन होता है तो वेरियस आयंस यहाँ पे फ्लो करते हैं। कौन कौन से आयन, लाइक क्लोराइड आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। ठीक है, आयंस फ्लो होने के बाद जो सेल का इलेक्ट्रिक स्टेट है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, अगर सोडियम आयन इसमें से फ्लो करता है, ठीक है, तो क्या होता है, सेल का डिपोलराइजेशन होता है। अगर क्लोराइड फ्लो करता है तो हाइपर पोलराइजेशन, और अगर पोटेशियम फ्लो करता है तो क्या होता है, रिपोलराइजेशन होता है। ठीक है, और सेल का रिस्पॉन्स आने के बाद देखो चैनल यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, आउटसाइड सेल मैसेंजर आया,
चैनल ओपन हुआ, इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो हुई, इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो होने के बाद फिर से चैनल क्लोज हो गया। सो ये जो रिसेप्टर है वो सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर है। अगर जेपैक में कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज फास्टेस्ट एक्टिंग, तो इसका आंसर क्या होगा? लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर सबसे फास्ट एक्ट होता है, कि उसके डायरेक्टली ड्रग बाइंड होती है तो चैनल डायरेक्टली ओपन होता है। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा क्या है? फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर है। ओके, तो अगला रिसेप्टर हम देखेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की ये डायग्राम है। जी प्रोटीन रिसेप्टर के कई सारे सिनोनिम्स है, जैसे ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। तो इसे मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मेजरली जो रिसेप्टर होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का, हमारे बॉडी में अमाउंट ज्यादा होता है और ये सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ओके, और हेप्टा हेलिकल यानी इसके हेलिक्स जो होते हैं, ये हेप्टा हेलिकल नेचर का होता है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो इसके होते हैं वो 7 लूप होते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में होते हैं उसके 3 लूप बाहर ऊपर की ओर, ये 3 लूप नीचे नीचे की ओर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि हाउ डज इट वर्क, इसका मैकेनिज्म क्या है। अगर इस रिसेप्टर से ड्रग बाइंड होती है तो क्या मैकेनिज्म से एक्शन आता है। ठीक है, ये सिग्नलिंग पाथवे है रिसेप्टर। जीपीसीआर रिसेप्टर एक बहुत ही बड़ा लाइक टर्म है, तो इसमें हम देखेंगे जीपीसीआर कैन एक्टिवेट मल्टीपल सिग्नलिंग पाथवेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ जी प्रोटीन। ठीक है, ग्विनोसिन प्रोटीन जो होता है वो 3 टाइप से काम करता है यहाँ पे। द मेन क्लास इज जीएस, जीआई, जी नॉड एंड जीक्यू। ठीक है, तो जीपीसीआर 3 पाथवे से काम करता है। इनमें से पहला पाथवे है अडिनिल साइक्लेज, जिनमें हमारा ग्विनोसिन प्रोटीन यस आता है और ग्विनोसिन प्रोटीन आई आता है। सेकेंड वाला होता है फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी में हमारा जो ग्विनोसिन प्रोटीन है वो जी2 आता है, और आयन चैनल में जो ग्विनोसिन प्रोटीन है वो जी नैड आता है। आयन चैनल बहुत छोटा सा है, वो लाइक जो पहले हमने देखा वो लिगैंड गेटेड रिसेप्टर की जैसे एक्ट करता है, लेकिन इसका जो एक्शन है वो उतना फास्टेस्ट नहीं है जितना लिगैंड गेटेड का है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे, लेट्स सी हाउ द जीपीसीआर वर्क्स वाया अडिनिल साइक्लेज। जो पहला पाथवे था हमारा अडिनिल साइक्लेज। ठीक है, when any drug molecule bind to extracellular region of the receptor, the guanosine protein activated and convert GTP to GDP, यानी guanosine triphosphate to guanosine diphosphate. After that, alpha, beta, gamma subunits separated from each other, and the alpha having ATPase property. So ATP converts into ADP, and the ADP convert into AMP. And on this AMP, adrenal cyclase will act and produce CAMP, which is cyclic AMP. As the concentration of CAMP increases, protein kinase will activate, okay, and produce phosphorylation, and hence cell response produces. तो हम डायग्राम में इसका मैकेनिज्म पूरी तरह से देखते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो रूप है, वहाँ पे अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड हुआ या न्यूरोट्रांसमीटर लिगैंड कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड होता है, तो देखो ये अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों सब यूनिट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जैसे ही यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे ना ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड हुआ तो ये तीनों सेपरेट हो गए, और ये जो अल्फा है, अल्फा में एटीपी प्रॉपर्टी यानी एटीपी मॉलिक्यूल को ये ब्रेक करेगा। तो एटीपी से क्या बनेगा? एडीपी, और एडीपी से क्या बनेगा? एएमपी। और जब भी एएमपी बनता है तो उस पर कौन एक्ट होता है? अडिनिल साइक्लेज। वहां पे एक्ट होगा तो क्या बनेगा? उस एएमपी को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे जैसे सीएमपी साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा? सेल का फॉस्फोराइलेशन बढ़ेगा और सेल रिस्पॉन्सेस इस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो जी प्रोटीन रिसेप्टर बेसिकली हमारा यही काम करता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि फॉस्फोलाइपेज पाथवे से जीपीसीआर कैसे काम करता है। फॉस्फोलाइपेज में कौन सा यूनेसिन प्रोटीन आता है? यूनेसिन प्रोटीन जीक्यू आता है। तो ठीक है, फॉस्फोलाइपेज इसका नाम ही इंडिकेट करता है कि ये फॉस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन करेगा।
ठीक है, तो इस चार्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया है कि व्हेन फॉस्फोलिपिड ब्रेक्स इट कन्वर्ट्स इनटू फॉस्फोपिडल इनोसिटाल 4,5 बायफॉस्फेट दैट इज PIP2। जब भी सेल हमारी फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, जब भी लिपिड ब्रेकडाउन होगा ना, उसका कन्वर्जन होगा फॉस्फोटेडिल इनोसिटल 4,5 बायफॉस्फेट दैट इज PIP2। और जब ये PIP2 ब्रेक होगा तो ये दो टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कौन से मॉलिक्यूल है दो? IP3 एंड DAG। IP3 is inositol 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट एंड DAG इज डायसिलग्लिसरॉल। ठीक है, फिर ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करते हैं। जो हमने पहले देखा था अडेनिल साइक्लोस पाथवे का, वो क्या करते हैं? प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करते हैं। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट हुआ ना, तो कैल्शियम का इनसाइड द सेल कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा और वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन। तभी हम बोलते हैं कि GS इज नथिंग बट स्टिमुलेशन, GI इनिबिटरी नेचर एंड GQ क्या होता है? जहाँ GQ वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे आयन चैनल। आयन चैनल बहुत ही छोटा सा है और निग्लिजिबल है। तो इट इज लाइक आयनोट्रोपिक रिसेप्टर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल जैसा काम करता है, बिकॉज दे ऑल्सो प्रोड्यूस सेलुलर रिस्पॉन्स वाया आयंस बट नॉट एज फास्ट एज लिगैंड गेटेड। क्योंकि लिगैंड गेटेड में क्या होता है, जैसे भी अल्फा बीटा गामा सब यूनिट से ड्रग बाइंड करती है, चैनल ओपन होता है, एक्शन आता है, फिर चैनल क्लोज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, जब भी जीनोड यूनोसिन नॉड प्रोटीन की हम जब बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे पहले क्या होता है, जी यूनोसिन प्रोटीन एक्टिवेट होता है, फिर अल्फा बीटा सब यूनिट अलग होंगे, फिर उस पर एक्टिविटी होंगी और फिर जो है सेल रिस्पॉन्स आएगा। इसलिए ये जो जी नॉड जो है, जो आयन चैनल से काम करता है ना, वो एज कम्पेयर टू लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर से बहुत ही स्लो है। अ, उस उसके हिसाब से कंपैरेटिवली बहुत ही कम एक्टिव है। सो द नेक्स्ट हम देखेंगे, तो ये है हमारा एंजाइमेटिक रिसेप्टर। एंजाइमेटिक रिसेप्टर की ये बहुत ही अच्छी सी और स्वीट सी डायग्राम है। एंजाइमेटिक रिसेप्टर हमारा दो टाइप से काम करता है, लाइक पहला वाला टायरोसिन काइनेज और दूसरा वाला जैक्सटैट। तो हम इसमें देखेंगे, ये जो एंजाइमेटिक रिसेप्टर होता है, ये हमेशा पेयर में फॉर्म होता है, वो कभी भी सिंगल नहीं रहता। पेयर में कैसे रहता है, अभी देखो, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज ये इनएक्टिव स्टेट में है, ये पेयर में है इनएक्टिव स्टेट में। जब भी ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड होगा ना, तो ये क्या बना लेगा? डाइमर बना लेगा। ये जो डोमेन है, ये आपस में से ऐसे डाइमर बना लेंगे और फिर स्टिमुलेट होते हैं। और यहाँ पे जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा होता है ना, तो वो क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन करता है। यहाँ पे उस जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, वो एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस पे ड्रग बाइंड हुआ, ये जो फॉस्फोराइलेशन हुआ इसका फॉस्फेट प्रोटीन का, तो क्या फॉस्फेट प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है फिर, जब ये रिसेप्टर डाइमर फॉर्म करता है, फॉस्फेट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है, तब तब हमें सेल का रिस्पॉन्स देखने के लिए यहाँ मिलता है। हम आगे देखते हैं इन चार्ट फॉर्म। ओके, tyrosine kinase is not a single receptor, they are always present in a pair। मैंने आपको पहले ही बोला। Drug bind with extracellular region of the receptor। Okay, once the drug bind, it forms a dimer and proteins get phosphorylated। मैंने आपको बोला कि phosphate protein present होता है जब भी ड्रग मॉलिक्यूल आता है। ये जो सिंगल पेयर में होते हैं ना, वो डाइमर फॉर्म करते हैं और प्रोटीन क्या होता है? फॉस्फोराइलेट होता है। सो वंस द टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट, जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, वो पहले इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, लेकिन आफ्टर फॉस्फोराइलेशन वो एक्टिवेट हो जाता है। सो क्या होता है? मैप काइनेज एक्टिवेट होता है उसके बाद, और फर्दर मैप क्या बनाता है? मैक 1 बनाता है। और जब मैक 1 बनाता है, प्रोसेस चलती है, तो प्रोटीन क्या होता है? इंक्रियाटिन प्रोटीन के समान जो अदर भी प्रोटीन होते हैं, वो इंक्रीज होने लगते हैं। जैसे ही इंक्रियाटिन प्रोटीन एक्टिवेट होगा, वैसे ही क्या होगा? ग्लूकोज लेवल बॉडी में डिक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा एक्शन हमें देखने को मिलता है। सो यहाँ पे मैंने एक नोट आपको दी है, ओनली इंसुलिन एक्ट बाय दिस रिसेप्टर, रेस्ट प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, साइटोकाइनिन एक्ट बाय गैस्ट्रेट पाथवे। ओके, सो एंजाइमेटिक रिसेप्टर में
टायरोसिन काइनेज पे सिर्फ टायरोसिन काइनेज पाथवे से सिर्फ कौन एक्ट करता है, इंसुलिन एक्ट करता है। बाकी जो रेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जैकस्टेट रिसेप्टर से ही काम करते हैं अपना। ठीक है, ओके गाइस, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जैकस्टेट हमारा कैसे काम करता है। So before that, I would like to tell you, please review the slides and reflect on how you can apply this concept in a general pharmacology. Okay? जो भी हम पढ़ रहे हैं ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो हमारे जैकस्टेट यानी जीएनएस काइनेज, और स्टैट का मतलब होता है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है जैकस्टेट में, ये भी सिंगल में प्रेजेंट नहीं होता, ये भी पेयर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होती है, फिर ये भी डायमर फॉर्म करता है। डायमर फॉर्म होने के बाद यहाँ पे जो प्रोटीन है उसका भी फॉस्फोराइलेशन होता है, ये एक्टिवेट होता है, और उसके बाद जो जैक है हमारा जानेस काइनेज, वो स्टार्ट को बुलाता है, यानी सिग्नल ट्रांसमीटर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्या होता है, जैक स्टार्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डायरेक्टली न्यूक्लियस में जाता है। न्यूक्लियस में जाने के बाद डीएनए कन्वर्ट होता है एमआरएनए, एमआरएनए कन्वर्ट एमआरएनए फिर क्या राइबोसोम में जाता है और प्रोटीन्स फॉर्म करता है बाय द ट्रांसलेशन प्रोसेस। और इस तरह से हमें क्या मिलता है, सेल रिस्पॉन्स मिलता है, लाइक सेल ग्रोथ, इंक्रीज रीजनरेशन, एंजियोजेनेसिस एंड इन्वर्शन एंड मेटास्टेसिस। सो जैकस्टेट हमारा इसी तरह से काम करता है। सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पे ना ये लाइन थोड़ी यहाँ हो गई है, इसलिए वो चार्ट नीट समझ में नहीं आ रहा है हमको, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो यही होता है बस जेनस काइनेस। हम ब्रीफ ले रहे हैं सभी रिसेप्टर्स के टाइप को। फिर आता है हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिसेप्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेरॉयड रिसेप्टर। दिस इज स्लोएस्ट एक्टिंग, ओनली लिपिड soluble ड्रग एक्ट थ्रू इट। जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है इसे स्टेरॉयड रिसेप्टर क्यों कहा गया है, क्योंकि जो भी स्टेरॉयड नेचर की ड्रग है ना, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, प्रोजेस्टिन, ये सभी जो स्टेरॉयड और हार्मोन है वो इससे ही बाइंड होते हैं, इसलिए न्यूक्लियर रिसेप्टर को स्टेरॉयड रिसेप्टर भी कहा गया है। तो ये स्टेप बाय हमें प्रोसेस दी है कि फर्स्ट क्या आता है, लिगैंड बाइंड करता है, और ये एचएसपी प्रोटीन जो हीट शॉकिंग प्रोटीन होता है वो डिटैच होता है। स्टेप टू में डायमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर एंड हार्मोन। तो और स्टेप थ्री में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। स्टेप फोर में बाइंडिंग विद न्यूक्लियस डाइमर टू डीएनए। और फिफ्थ में क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन और सेलुलर रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है फिफ्थ वाले स्टेप में। तो हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं अभी यहाँ पे। एचएसपी विच इज हीट शॉकिंग प्रोटीन, receptor having the Z fingers to catch DNA to form RNA and furthering protein synthesis. Protein synthesis हुआ यानी हमें सेल रिस्पॉन्स मिला। ओके, द ओनली डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, क्योंकि न्यूक्लियर रिसेप्टर के मैंने आपको पहले ही बोला था दो टाइप होते हैं, न्यूक्लियस रिसेप्टर एंड साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। तो न्यूक्लियस रिसेप्टर में क्या होता है कि ड्रग और जो रिसेप्टर है, ड्रग रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस में पहुंचता है। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होता है, पहले ही ड्रग और रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं अपना, और फिर वो जाके न्यूक्लियस में जाते हैं। न्यूक्लियस रिसेप्टर में दोनों डायरेक्टली आते हैं, और साइटोप्लाज्मिक में पहले दोनों कंबाइन होते हैं और फिर आते हैं। बस इतना ही इसका एक्सप्लेनेशन है। तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर ड्रग्स में क्या आता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड प्रोजेस्टेरोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, और न्यूक्लियस रिसेप्टर जो डायरेक्टली न्यूक्लियस में जाते हैं, इसमें आते हैं सेक्स हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। T3, T4 and विटामिन ए, T3 यानी ट्राई आइडो थायरोनिन, और T4 यानी थायरोक्सिन। सो गाइस, हमने ये ब्रीफ रिव्यू हमने देखा। आई होप you found this video helpful. Please don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for further video updates. Okay.
So thank you so much for watching. I hope you get valuable insights in this video. So yeah, thank you.